दोस्तों, अगर आप प्रीवियस ईयर सीटेट सभी वर्षों के ऑनलाइन और ऑफलाइन जो भी पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2024 के फर्स्ट पेपर यानी कि प्राइमरी पेपर के बाल विकास यानी सीडीपी पेपर का कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह किसको प्रदर्शित करता है? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जब भी आप लिंग के आधार पर पहले से ये अपनी मानसिकता बना चुके हैं कि लड़कियां हैं तो ये काम करेंगी, लड़के हैं तो ये काम करेंगे, तो इसे रूढ़िवादिता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूढ़िवादिता बोलते हैं। चारों विकल्पों में देखिए, एक ही विकल्प में आपको केवल रूढ़िवादिता दिखेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी की अगर विकल्पों की बात करें, देखिए पहला दिया गया है जेंडर संबद्धता। संबद्धता तब होता है कि इसका मतलब ये हो गया कि ये पर्टिकुलर इस जेंडर से संबंधित है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि बच्चों को फीडिंग कराने का काम कौन कर सकता है? महिला कर सकती है, तो वो लिंग से संबंधित बोला जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लड़का कौन सा गेम में पार्टिसिपेट करेगा और लड़की कौन सी गेम में पार्टिसिपेट करेगी, ये लिंग से तय नहीं होता है। वो उसकी रुचि किसी में भी हो सकता है, तो ये संबद्धता नहीं है। तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। इसके बाद से दिया गया जेंडर समानता। समानता यानी कि इक्वलिटी। इक्वलिटी तो तब होता है ना जब दोनों लिंग से संबंधित बच्चों को, चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों को एक गेम में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाता। लेकिन पहले से ये मानसिकता बना ली गई है कि लड़की है तो वो कमजोर होगी और वो भाला नहीं फेंक सकती है। तो ये समानता कहाँ हुआ? तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। तीसरा देखिए, जेंडर समता। समता का मतलब इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है हिस्सेदारी। मतलब कि किसी भी गेम में किसी भी लिंग या फिर जेंडर से संबंधित बच्चे हिस्सेदारी ले सकते हैं, लेकिन यहां पर हिस्सेदारी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले ही मानसिकता लेकर के चली जा रही है कि जो लड़कियां हैं वो भाला नहीं फेंक सकती। तो इसलिए यहां पर इक्विटी भी नहीं होगा। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 जेंडर रूढ़िवादिता। इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अपसारी चिंतन जिसे अंग्रेजी में डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं जबकि अभिसारी चिंतन जिसे अंग्रेजी में कन्वर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? तो देखिए, जो अपसारी चिंतन होता है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा, अप का मतलब कि ऊपर। तो जब भी मान लीजिए कोई एक समस्या है तो इसके चारों तरफ ऊपर, यानी कि कहने का मतलब कि एक समस्या को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके जब ढूंढे जाते हैं तो वो अपसारी चिंतन बोला जाएगा। और अगर ये मान लीजिए समस्या है और कोई भी प्रॉब्लम हो जो कि इसी समस्या पर आकर के टिके, वो होता है अभिसारी चिंतन। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं किसी बच्चे से कोई मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछता हूं और जिस प्रकार से बुक में दिया गया है अगर वो उसी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है तो वो अपना कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगा रहा है। लेकिन कोई दूसरा बच्चा है जो कि अपनी थिंकिंग लगा करके अपने मेथड से किताब में जो उदाहरण दिया गया या फिर एग्जाम्पल दिया गया उससे अलग वो कुछ ट्राई कर रहा है, यानी अलग तरीके वो ढूंढ रहा है। यानी कि जब एक प्रश्न के अलग अलग उत्तर ढूंढने की संभावना रहे तो वहां पर अपसारी चिंतन होता है, और जब एक ही मेथड से या फिर एक ही विधि से प्रश्न को सॉल्व करने की संभावना रहे तो वहां पर अपसारी चिंतन होता है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है। ये क्षमता से जुड़ा हुआ कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्षमता की मौखिक या फिर गणितीय क्षमता से संबंधित इसका कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, गणितीय क्षमताओं को बढ़ावा देता है, मौखिक क्षमताओं को बढ़ावा देता है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर देखिए, एक ही समाधान पर स्थित है, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। देखिए, एक ही समाधान की जब बात आएगी तो वो किस में होगा? वो अभिसारी चिंतन में होगा। यानी कि अगर ये वाला पार्ट इधर रहता और ये वाला पार्ट इधर रहता तब हम इसको सही मानते। क्यों? क्योंकि कई उत्तर की बात किस में होगी? कई उत्तर या फिर कई विधियों की बात अपसारी चिंतन में होती है, और एक ही समाधान की बात किस में होगी? वो अभिसारी में होगा। तो चूंकि ये उल्टा दिया गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा, यानी चौथा, तीसरा और दूसरा हमारा गलत हो गया। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। मैंने आपको क्या बताया, अपसारी चिंतन में क्या होता है? ये मान लीजिए प्रॉब्लम है तो इसके बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बहुत सारी इसकी विधियां हो सकती हैं। वहीं बोला जा रहा है कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन जो होता है वो केवल एक ही समाधान पर स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न निगेटिव सेंस में है तो उत्तर भी हमारा निगेटिव वाला ही विकल्प ही होगा। सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन किसे कहते हैं। तो वह शिक्षा जिसमें बालक में किसी भी प्रकार की अक्षमता क्यों ना हो, चाहे वो शारीरिक अक्षमता हो, जैसे कि हो सकता है कि वह कम सुन रहा हो सकता है कि वह कम देख रहा हो सकता है कि वह विकलांग हो शारीरिक रूप से, या फिर किसी भी प्रकार की पढ़ने में अक्षमता, हो सकता है कि वो डिसलेक्सिया से जूझ रहा हो, डिस्कैल्कुलिया से, डिस्ग्राफिया से। तो किसी भी प्रकार की अक्षमताओं, चाहे शारीरिक या फिर पठन से संबंधित, सभी बालकों को नॉर्मल बच्चों के साथ अगर एक ही कक्षा में पढ़ाया जा रहा है तो उसे समावेशी कक्षा बोलेंगे। यानी कि सबकी कमियों को ध्यान में रखते हुए सबको एक साथ लेकर के चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, चूंकि मैंने बोला कि सबको साथ लेकर के चलना है, यानी सबकी ज़रूरतें अलग है। जो कान से नहीं सुन सकता उसके लिए हमें कुछ विजुअल क्लिप्स दिखानी होगी, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, यानी हम अपने बॉडी लैंग्वेज का यूज करेंगे उसको चीज़ों को समझाने के लिए, क्योंकि वो सुन तो पा नहीं रहा है। हमें जो भी एज ए टीचर हम कक्षा में पढ़ाएंगे, जाहिर सी बात है वो उसे नहीं सुन पाएगा, तो उसे कुछ विजुअल क्लिप्स दिखाए जाएंगे, बोर्ड्स पर कुछ लिख करके हम दिखाएंगे, या फिर अगर स्मार्ट क्लास है तो कुछ विजुअल क्लिप्स के माध्यम से हम उन चीज़ों को समझा सकते हैं। या फिर जब जो बातें मैं बोल रहा हूँ वो हो सकता है कि ना सुन रहा हूँ, लेकिन जब मैं उसे अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से, हाव भाव के माध्यम से उसको समझाने की कोशिश करूंगा तो मैं भी वो उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फेमिलियर हो पाए और उन चीज़ों को समझ पाए। तो सबकी ज़रूरतें अलग है। अब जैसे जो सुन नहीं पा रहा था उसके लिए ये चीज़ें जरूरी हैं, और जो देख नहीं सकता उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए ऑडिबल चीज़ें जरूरी है जो वो सुन सके, क्योंकि वो देख तो सकता नहीं है। तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके लिए जरूरी है कि हम उसको बोल करके पढ़ाएं। यानी कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है, और प्रत्येक बच्चे की जरूरतों को ध्यान में रख करके सबको एक साथ लेकर के चलना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। अब इस समावेशी शिक्षा के बारे में हमें निगेटिव वाला विकल्प ढूंढना है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले विकल्प से। ठीक है, पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, दिया गया है समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि सबको साथ लेकर के चलना है, यानी किसी को भी कक्षा से बाहर नहीं निकालना है, या फिर किसी को भी एक्सक्लूड नहीं करना है, सबको इंक्लूड करना है कक्षा में। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना, क्योंकि हम कक्षा में सबको साथ लेकर के चल रहे हैं, बहिष्कृत ना करना यानी सबको साथ लेकर के चलना, तो ये पॉजिटिव हो गया। लेकिन हमसे प्रश्न निगेटिव सेंस में पूछा है तो ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता। दूसरा विकल्प देखिए, समावेशी शिक्षण का अर्थ है उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं का समर्थन करता है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर समावेशी शिक्षा को सफल बनाना है तो सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि जो जैसी जिसकी ज़रूरत है, जैसे मान लीजिए कोई पैर से विकलांग है तो जाहिर सी बात है वो शारीरिक गतिविधियों में या फिर गेम जैसे चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो उसकी आवश्यकता क्या है, हम उसके लिए उस प्रकार की एक्टिविटी कराएं जिसमें वो फैमिलियर हो सकता है या फिर जिसमें वो सक्षम हो सकता है। उसकी आवश्यकता क्या थी कि उसके लिए जो चीज़ें फैमिलियर हैं या जो चीज़ें वो कर सकता है उसके लिए हम उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें। जैसे कोई अगर मान लीजिए कि सुन नहीं सकता तो उसके लिए क्या जरूरत थी, उसके लिए जरूरत थी कि हम विजुअल क्लिप्स दिखाएं। अगर कोई देख नहीं सकता उसके लिए क्या जरूरत थी, हम ऑडिबल यानी कि बोल करके उसको पढ़ाने की कोशिश करें। यानी सभी की आवश्यकताओं को हम क्या कर रहे हैं, ध्यान में रख रहे हैं, यानी सभी की आवश्यकताओं का समर्थन कर रहे हैं। तो ये तो पॉजिटिव हो गया ना। चूंकि प्रश्न में हमसे निगेटिव वाला पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता है। तीसरा देखिए, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। देखिए जहाँ पर भी सहयोग की बात आ जाएगी वह प्रश्न, वो जो विकल्प हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। चूंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए एक कक्षा में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चे की लैंग्वेज अलग अलग है, तो क्या हम लैंग्वेज के बेस पर सारे बच्चों को डिस्क्रिमिनेट करेंगे, मतलब कि उसमें कुछ अंतर करेंगे? नहीं करेंगे। हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि बच्चा अगर पहली बार कक्षा में आया हुआ है और उसकी मदर टंग मान लीजिए भोजपुरी भी है तो हम उसको भोजपुरी में बोलने का मौका देंगे। धीरे धीरे वो विद्यालय के संपर्क में जब आएगा तो जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है, हो सकता है हिंदी हो, तो वो हिंदी के संपर्क में आने से धीरे धीरे वो हिंदी लैंग्वेज को सीखेगा। भाषा एकमात्र कम्युनिकेशन का माध्यम है, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने या फिर अभिव्यक्त करने का मात्र माध्यम है। तो भाषा के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, अंतर नहीं कर सकते। वही बात तो यहाँ पर कह रहा है कि भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है, अंतर को क्या करती है, समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। यानी कि हम उस कक्षा के ऐसे बच्चे जो कि उस लैंग्वेज में
कंफर्टेबल नहीं है, जो कि विद्यालय की लैंग्वेज है, तो हम उसको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, ताकि वो धीरे धीरे विद्यालय के इन्वायरमेंट में क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए। तो ये सहयोग को बढ़ावा देना, इसका मतलब यही था। ठीक है, तो ये भी चूंकि पॉजिटिव सेंस में है, लेकिन प्रश्न हमसे नेगेटिव सेंस में पूछा गया, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अब हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से देखिएगा, निश्चित पाठ्यक्रम और मानक मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। प्रश्न क्या था, निगेटिव सेंस में पूछा गया था, और यही एक विकल्प ऐसा है जो कि निगेटिव है। कैसे निगेटिव है, ध्यान से समझिएगा। निश्चित पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम है वो क्या है, वो बिल्कुल रिजिड है। देखिए, फिक्स्ड है, फिक्स्ड करिकुलम की बात की जा रही है। अब फिक्स्ड करिकुलम का मतलब कि सभी बच्चों को शारीरिक गतिविधि करनी ही है, सभी बच्चों को खेल कूद में पार्टिसिपेट करना ही है, ये फिक्स हो गया या फिर रिजिड हो गया। तो इस कंडीशन में मान लीजिए कि कोई पैर से विकलांग है, तो क्या उसके लिए वो करिकुलम फैमिलियर हो सकता है क्या? लेकिन कहने का मतलब कि क्या वो खेल कूद या फिर इस प्रकार की गतिविधियों में, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकता है जिसमें मूवमेंट की जरूरत हो, पैर से चलने की जरूरत हो? नहीं कर सकता। तो हम समावेशी की कक्षा की जब बात करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के बच्चे होंगे, पैर से विकलांग बालक भी होंगे, तो उनके लिए हम फिक्स करिकुलम पहले से नहीं रख सकते। हम ये नहीं तय कर सकते कि सभी बच्चों को खेलकूद करना ही होगा, सभी बच्चों को शारीरिक एक्टिविटी करनी ही होगी। ये चीज़ें प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है समावेशी कक्षा में। दूसरा देखिए, कहा क्या जा रहा है कि मानक मूल्यांकन। मानक मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया कि एक स्टैंडर्ड असेसमेंट हमने तय कर दिया कि सभी बच्चों का लिखित परीक्षा के माध्यम से ही हम मूल्यांकन करेंगे। क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? अब मैंने आपको बताया कि कक्षा में कोई हो सकता है कि दृष्टिबाधित हो, जो देख नहीं सकता। जब देख नहीं सकता तो जाहिर सी बात है पेपर पेंसिल पर लिखने में उसको दिक्कत होगी। तो अगर हमने पहले से ये तय कर दिया, स्टैंडर्ड बना दिया कि सबका हम लिखित परीक्षा के माध्यम से ही मूल्यांकन करेंगे, तो वो बच्चा तो पिछड़ जाएगा। एक्चुअली हम उसका इस बात पर मूल्यांकन करना चाहेंगे एज ए टीचर कि बच्चे ने क्या सीखा। हम इस बात पर मूल्यांकन नहीं करेंगे कि क्या वो पेपर पर लिख करके दिखा पा रहा है या नहीं। सीखने का मतलब ये होता है कि बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन होना। अब व्यवहार को हमें असेसमेंट करना है तो उसके अलग तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि हम उसको वाइवा के माध्यम से या फिर बोल करके उससे प्रश्न पूछ करके उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ सीखने के बाद से, उसका हम लोग असेसमेंट कर सकते हैं। यानी कि स्टैंडर्ड असेसमेंट नहीं हो सकता सभी बच्चों का। सभी बच्चों का जिस प्रकार से ज़रूरत है उसी प्रकार से असेसमेंट को भी हमें फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा एज ए टीचर। तो चूंकि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि निश्चित पाठ्यक्रम होना चाहिए और मानक मूल्यांकन होना चाहिए समावेशी कक्षा में, तो ये विकल्प निगेटिव है। और चूंकि हमसे निगेटिव वाला ही विकल्प पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखिए, एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके सभी विकल्पों में से हमें सही विकल्प को चुनना है। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उनके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि पहली बार अगर कोई कक्षा में जा रहा है, मतलब कि प्री प्राइमरी में भी जा रहा है, तो अपने साथ वो कुछ पूर्व अनुभव को लेकर के जाता है। बच्चे को सिखाया जाता है ए फॉर एप्पल। तो बच्चा कभी ना कभी अपनी लाइफ में, जब वो 3 साल का है, मतलब प्री प्राइमरी में जब वो जा रहा है, तो एप्पल कभी ना कभी वो खाया होगा। यानी उसका एप्पल को देखना या फिर समझना, ये क्या हो गया, ये इसका पूर्व ज्ञान हो गया, यानी उसका अपना ज्ञान हो गया। और उसके आधार पर बच्चे को नई चीज़ क्या सिखाई जा रही है? ए सिखाई जा रही है, अल्फ़ाबेट सिखाई जा रही है। वही बात बोला जा रहा है कि विद्यार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। यानी बच्चा पहले से क्या जानता था? एप्पल जानता था। तो पहले से जो जान रहा है उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण क्या किया? ए अल्फ़ाबेट के बारे में वो जाना। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, सही जवाब होगा। दूसरा देखिए, कारण क्या बताया जा रहा है कि पैटर्न ढूंढना। ध्यान से देखिएगा, पहला विकल्प सही है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा बोला जा रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संधारित करने में मदद मिलती है। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि जब आप किसी चीज़ को कोरिलेट करके बच्चों को सिखाएंगे, जैसे आप रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं, तो वो बच्चे को और अच्छे तरीके से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वो चीज़ें फील की हुई हैं। जब बच्चे को बी फॉर बॉल बताया जाएगा तो वो चीज़ों को कैसे जल्दी सीख लेता है? क्योंकि वो बॉल से खेला हुआ है, इसके बारे में वो पहले से जानता है। यानी अपना जो उसका पिछला ज्ञान है उसके साथ जब हम लोग कोरिलेट करके बताएंगे, तो ये जो बी अल्फ़ाबेट वो सीख रहा है प्री प्राइमरी में यानी नर्सरी में, ये उसके लिए नई चीज़ है। लेकिन हमने किससे कोरिलेट कर दिया? हमने कोरिलेट कर दिया बॉल से। तो इससे क्या हुआ कि पिछला जो ज्ञान है उसका जुड़ाव हो गया नए ज्ञान से। वहीं बोला जा रहा है कि पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जो जानकारी होती है वो सार्थक रूप से संधारित होती है। यानी कि क्या होता है, मीनिंगफुली एक तरीके से जो लर्नर्स हैं उसको प्रोसेस कर पाते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल पॉजिटिव है, यानी ये भी बात सही होगा। यानी ए और आर,
ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो उसका सही तरीके से व्याख्या करता है, किसका, ए का, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। देखिए ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है, विकल्प नंबर 1 सही जवाब होगा। अगले प्रश्न में भी एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया है, और दोनों को पढ़ करके हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना होगा। प्रश्न का अभिकथन ये कह रहा है, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। आपने लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया का सिद्धांत पढ़ा होगा। इसमें उन्होंने ये बताया कि बच्चों का जो भी संज्ञानात्मक विकास होगा वह उनके सामाजिक तौर पर जिस प्रकार से वो इंटरेक्शन कर रहे हैं या फिर सांस्कृतिक तौर पर जिस प्रकार से उनका इंटरेक्शन होगा यानी अंतःक्रिया होगा, उससे उनका जो पूरा संज्ञानात्मक विकास है वो डायरेक्टली प्रभावित होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि एक बच्चा जो कि इंडिया में जन्म लिया और दूसरा बच्चा जो कि अमेरिका में जन्म लिया, तो दोनों में जो विकास होगा वो अलग अलग हो सकता है। विकास अलग कहने का मतलब कि जैसे इंडिया में जो बच्चा जन्म लिया तो हो सकता है कि उसके बॉडी का कलर थोड़ा सा सांवला हो सकता है कि उसके सर के बाल काले हों, लेकिन अमेरिका में या फिर ठंडे प्रदेशों में किसी दूसरे देश में अगर हो रहा है जहाँ पर बहुत ठंडा पड़ता है, तो जाहिर सी बात है उसके बॉडी का कलर वाइट हो सकता है और उसके बाल का कलर भी वाइट हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए इंडिया में जो जन्म लिया तो उसका जो भाषा का विकास होगा वो कैसे होगा, इंडिया में जो उसके घर के सदस्य जो होंगे, जैसे माता पिता दादा दादी जिस लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे होंगे उनके इंटरेक्शन के माध्यम से वो बच्चा भी वही लैंग्वेज सीखेगा। लेकिन अमेरिका में जो जन्म लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी लैंग्वेज सीखेगा, इंग्लिश लैंग्वेज सीखेगा। तो इस प्रकार से बच्चे के शारीरिक विकास, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का भाषाई विकास, ये सब कुछ सांस्कृतिक तौर पर डायरेक्टली वो प्रभावित होता है। तो पहले विकल्प में क्या बोला जा रहा है, बच्चे द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये बात तो बिल्कुल सही हो गई, अभी मैंने जो एग्जांपल दिया उसके हिसाब से आपको बिल्कुल सटीक लग रहा होगा। तो पहला पॉजिटिव है। दूसरा देखिए क्या बोला जा रहा है, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक कहने का मतलब कि यूनिवर्सल। क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं? अमेरिका में जो बच्चा जन्म लिया और इंडिया में जो बच्चा जन्म लिया, अगर सार्वभौमिक होता तो दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए थी। क्या दोनों की लैंग्वेज एक है? नहीं है। इंडिया में जो बच्चा जन्म ले रहा है और नेपाल में जो बच्चा जन्म ले रहा है, क्या दोनों की हाइट समान हो सकती है? नहीं हो सकती है। भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से नेपाल के लोगों की हाइट थोड़ी सी कम रह जाती है। तो अगर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है या फिर बच्चों का जो विकास हो रहा है, क्योंकि विकास में सिर्फ बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात नहीं होती है, उसके शारीरिक विकास की भी बात होगी, उसके संवेगात्मक विकास की भी बात होगी, साथ ही साथ उसके भाषाई विकास की भी बात होगी। जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उन सबको कॉमन कह के ये बताया जा रहा है कि वो सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक यानी तब होता जब सबका विकास एक तरीके से हो रहा होता। इंडिया में जो बच्चा जन्म लिया उसकी हाइट कंपैरेटिवली नेपाल में जो बच्चा जन्म ले रहा है उससे ज़्यादा होती है जब वो एडल्ट होता है। तो क्या ये चीज़ें सार्वभौमिक होती तो दोनों की हाइट समान होनी चाहिए थी। इंडिया में जो बच्चा जन्म ले रहा है और जो ठंडे प्रदेश में जन्म ले रहा है, जाहिर सी बात है दोनों का कलर सेम होना चाहिए था, उनके बाल का कलर सेम होना चाहिए था। इंडिया में जो बच्चा जन्म ले रहा है, अमेरिका में जो बच्चा जन्म ले रहा है, दोनों की लैंग्वेज एक होनी चाहिए थी अगर सार्वभौमिक होता तो ये चीज़ें सार्वभौमिक नहीं हो सकती हैं। ये चीज़ें कैसे डिफाइन हो रही है, अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरीके से वो चीज़ों को अनुभव करते हैं और अलग अलग तरीके से उनका विकास हो रहा होता है। तो ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता, यानी कि ए सही है और आर गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। देखिए ए सही है लेकिन आर गलत है, इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। आरोपण का सिद्धांत क्या कहता है, अभिप्रेरणा का यानी मोटिवेशन का। ये सिद्धांत ये कहता है कि जब मैं सफल होऊंगा तो सफल होने के दौरान मैं अपनी सफलता का कारण किसे मानता हूं, और मान लीजिए मैं असफल हो रहा हूं तो असफलता का कारण किसे मानता हूं। जनरली समाज में ये देखा जाता है कि जब लोग सफल होते हैं तो ये कहते हैं कि मैंने बहुत मेहनत की थी और ये मेरे मेहनत का नतीजा है, और जब असफल हो जाते हैं तो कभी वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं। वो अपनी असफलता का कारण समाज में किसी एक वजह को ढूंढने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पढ़ाई में फेल हो गया, तो पढ़ाई में फेल होने की वजह से वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि मैंने अपना 100% एफर्ट नहीं दिया था। वो ये कहेंगे यार गर्मी बहुत हो रही थी, मैं पढ़ नहीं पाया, यार लोगों ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, मुझे पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला, मेरे घर में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक्सक्यूजेज हैं। हम किसी ना किसी कारण को वजह बनाने की कोशिश करते हैं अपने हार का या फिर अपनी असफलता का। तो जब हम इस प्रकार से अपनी असफलता का कोई वजह ढूंढने लगते हैं तो हम इंटरनली मोटिवेट नहीं होते हैं और मेहनत करने के लिए। क्या बोला जा रहा है,
अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात की जा रही है और जिससे लगातार कोशिश करने की बात की जा रही है। अब अगर मैं अपनी असफलता को बाहरी किसी कारक पर डिपेंडेंट बना दूं कि यार इस वजह से मैं असफल हो गया, तो मैं कभी मेहनत करूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगली बार भी अगर असफल होऊंगा तो मैं अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा करके किसी और कारण को वजह बता दूंगा। तो इस वजह से जब हम खुद अपने आप को, चाहे हम सफल हो रहे हैं या फिर असफल हो रहे हैं, जब अपने आप को उसका वजह बताते हैं तो कहीं ना कहीं हम लगातार मेहनत करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये बोलूंगा कि मैं अपनी वजह से असफल हुआ हूं तो मैं अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहा हूं और उन गलतियों को आउटकम करने के लिए मैं मेहनत करूंगा। यानी कि जब हम सफल हों या फिर असफल हों, जब उसका रिस्पॉन्सिबल खुद को मानेंगे तभी हम आगे मेहनत करने के लिए प्रेरित होंगे और बेहतर प्रदर्शन करने की संभावना रहेगी। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। मैंने आपको उदाहरण दिया कि जब मैं सफल हो जा रहा हूं तब तो मैं कह रहा हूं कि यार मैंने बहुत मेहनत की थी इस वजह से सफल हुआ, और जब मैं असफल हो रहा हूं तो मैं ये नहीं स्वीकार कर रहा हूं कि मैंने अपनी गलती की वजह से मैं असफल हुआ हूं, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि मुझे इसने पढ़ने नहीं दिया, ये कारण था जिसकी वजह से मैं असफल हो गया। तो हमें कभी भी बाहरी आरोपण नहीं करना है, हमें खुद को एक्सेप्ट करना है कि मेरी गलती की वजह से मैं असफल हुआ हूं। ठीक है, तो ये पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरा देखिए, असफलता के लिए बाहरी आरोपण और सफलता के लिए आंतरिक आरोपण। असफलता हो या फिर सफलता हो, दोनों के लिए आंतरिक आरोपण ही होगा। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी सफलता के लिए या फिर असफलता के लिए, कोई बाहरी कारण नहीं है, तो ये भी हमारा निगेटिव होगा। चौथा देखिए, असफलता और सफलता दोनों के लिए बाहरी कारण कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा इंटरनल ही होगा। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। यानी कि चाहे हम सफल हो रहे हों या फिर हम असफल हो रहे हों, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम ही हैं। अगर हम ये एक्सेप्ट कर लें कि हमारी गलती की वजह से असफल हो रहे हैं तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे उस गलती को सुधारने के लिए, और जब हम मेहनत करेंगे यानी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, और लगातार कोशिश करने वाले की हमेशा जीत होती है और कभी ना कभी आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 3 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है? ध्यान से देखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कौन सा की प्रिंसिपल है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, छात्रों को सीखने को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। मैं बार बार कह रहा हूं, जहां पर भी आपको मानकीकृत वर्ड दिख जाए और अंग्रेजी में जहां पर भी आपको स्टैंडर्ड दिख जाए, वो हमेशा विकल्प निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, ध्यान से समझिएगा। कहा जा रहा है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए, यानी छात्र कितना सीखे हैं ये हम केवल मानकीकृत परीक्षण से कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने ये तय कर दिया कि हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के माध्यम से हम उनके सीखने को मापेंगे, तो क्या ये चीज़ें पॉसिबल है उस विद्यार्थी के लिए जो कि दृष्टिबाधित है और देख नहीं सकता? क्या वो पेपर पेंसिल पर परीक्षा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी है और विभिन्न प्रकार की एजुकेशनल जो डिफिशियंसीज होती हैं उससे जूझ रहा बालक भी है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया। तो सबका एक तरीके से हम लोग कभी भी उसके सीखने का मापन नहीं कर सकते। इस वजह से मानकीकृत वर्ड कहीं पर भी दिख जाए वो हमेशा निगेटिव होगा। दूसरा देखिए, छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि बच्चे सिर्फ कक्षा में टीचर जो बता दिया उसको स्वीकार कर ले, उस पर तर्क वितर्क ना करें। देखिए, बच्चे कोई पेन ड्राइव थोड़ी है कि कंप्यूटर में लगाया और डेटा ट्रांसफर हो गया। बच्चे अपने ज्ञान के सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं। वो ऐसा नहीं है कि बच्चे जो कुछ भी किताब में देख लिए उसको एज इट इज स्वीकार कर लेते हैं। बच्चे को अगर आप बोलेंगे, छोटा बच्चा है, उसको बोलेंगे कि बेटा मोबाइल पानी में मत डालना नहीं तो खराब हो जाएगा, वो डाल करके देखेगा कि मोबाइल एक्चुअली में खराब होता है या नहीं। उसे आप जो कुछ भी बताते हैं वो खुद प्रैक्टिकल करके अपने ज्ञान का निर्माण करता है। ये कहा था किसने? जीन पियाजे ने कहा था। तो निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते बल्कि सक्रिय निर्माणकर्ता होते हैं अपने ज्ञान के। तो ये भी विकल्प निगेटिव हो गया। चौथा देखिए, पाठ्यचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। कहा यह जा रहा है कि जो करिकुलम है वो पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। क्या ये चीज़ें पॉसिबल हैं? मान लीजिए कक्षा में कोई एक ऐसा बालक आ गया जो कि शारीरिक रूप से अक्षम है, तो क्या हम नॉर्मल बच्चों के साथ उसका कंपटीशन करा सकते हैं? कोई मान लीजिए कक्षा में ऐसा बालक है जो कि सीखने में थोड़ा कठिनाई महसूस कर रहा है, तो क्या हम कक्षा के सबसे जो टॉप बालक है क्या उससे हम उसका कंपैरिजन करा सकते हैं? नहीं करा सकते। यानी कि सबके लिए पाठ्यचर्या जो होगा अलग अलग होगा। मान लीजिए कक्षा में 10 बच्चे ऐसे हैं 30 बच्चों में जो कि बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और नॉर्मल बच्चे हैं, उसमें से मान लीजिए 2 बच्चा बहुत टैलेंटेड बच्चा है जो कि जितनी उसकी क्षमता है उससे ज़्यादा वो सीख सकता है, और मान लीजिए कक्षा में 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि
नॉर्मल बच्चों से थोड़ा कम सीखने में है, तो क्या हम सबको एक साथ मानकीकृत तरीके से पढ़ा सकते हैं या फिर सबको पहले से निर्धारित करिकुलम से पढ़ा सकते हैं? नहीं पढ़ा सकते। अगर कोई बच्चा सीखने में कठिनाई महसूस कर रहा है तो उसके स्तर पर जाकर के एज ए टीचर हमको बच्चे को सिखाना होगा। तो इसके लिए सबका पहले से हम निर्धारित नहीं कर सकते कि सबको हम इसी विधि से पढ़ाएंगे, इसलिए ये भी विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास एक ही विकल्प, और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है सार्वभौमिक होनी चाहिए। क्या आप बच्चे को, दुनिया के सभी बच्चे को एक ही विधि से पढ़ा सकते हैं? अगर ऐसा होता तो एक ही टीचर कक्षा के 300 बच्चों को पढ़ा रहा है, कोई बच्चा टॉप करता है, कोई बच्चा फेल कर जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि प्रत्येक बच्चे की जरूरत अलग अलग है, यानी कि हम सबको एक विधि से नहीं पढ़ा सकते। एज ए टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि बच्चों की क्या आवश्यकता है उसे हमें खोजना होगा और उसके अनुरूप बच्चे को शिक्षण कराना होगा। यानी ये सार्वभौमिक नहीं हो सकता, ये इंडिविजुअल लेवल पर होता है, इसलिए ये विकल्प निगेटिव हो गया। अब चूंकि हमारे पास केवल एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होता है। मैंने आपको क्या बताया कि बच्चे अपने ज्ञान के निर्माण करता होते हैं, यानी कि वह टास्क, जो भी वह टास्क करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, उस पर आधारित अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं, दिया गया है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है? जैसे हम समाज में लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, जैसे बच्चा जब जन्म लिया तो जन्म से ही वह समाज में आ जाता है। पहला सामाजिक कारक उसका कौन सा होता है? परिवार। परिवार के सदस्य जो हैं उनके संपर्क में आता है और धीरे धीरे किस तरीके से समाज में इंटरेक्शन करना है, क्या करना है, वो चीज़ों के बारे में सीखता है। तो क्या सामाजिक विकास के लिए चिंतन करना जरूरी है? क्या तर्क करना जरूरी है? क्या समस्या समाधान की व्याख्या इसमें की जाती है? बहुत ज़्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो जिस प्रकार से माता पिता इंटरेक्शन कर रहे हैं तो वो तर्क नहीं करता है, उनके भाषा को हूबहू वो उसी प्रकार से इंटरेक्शन करने लगता है और उस भाषा को एडॉप्ट कर लेता है, यानी सीख लेता है। तो उस समय तो बच्चे में तर्क था नहीं, फिर भी उसका सामाजिक विकास हो गया, उसका भाषाई विकास हो गया। तो इसलिए सामाजिक विकास के लिए तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या निगेटिव हो जाएगा। तीसरा विकल्प देखिए, नैतिक विकास। नैतिक विकास में नैतिक तर्कणा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर नैतिक तर्कणा का वर्ड यूज नहीं किया गया, सिर्फ तर्क यूज किया गया, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। गतिक विकास, गतिक यानी कि मोटर डेवलपमेंट। जैसे बच्चा जब जन्म लिया तो पहली बार चलना सीखा या फिर कोई भी मूवमेंट जैसी गतिविधि कर रहा है, तो क्या उसके लिए तर्क करने की आवश्यकता है? क्या वो ये सोचेगा कि मैं चलूँ या ना चलूँ, कैसे चलूँ, कब चलूँ? ये सभी चिंतन वो नहीं करता है। वह धीरे धीरे जब उसके पैर थोड़ा सा स्ट्रांग होने लगते हैं तो वो प्रयास करता है चलने के लिए। उसके लिए ना तो वो तर्क करेगा कि मैं क्यों चलूँ, मैं क्यों नहीं चलूँ, इस प्रकार के तर्क थोड़ी करता है। जब उसके पैर थोड़ा सा सपोर्टिव हो जाते हैं तो कोई ना कोई सपोर्ट लेकर के वो चलना सीखता है। तो गतिक विकास के लिए तर्क और चिंतन नहीं होता है। अब हमारे पास एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, संज्ञानात्मक विकास। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आती है, संज्ञानात्मक विकास, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं, आखिर ये होता क्या? ध्यान से समझिएगा। जैसे किसी को आप ज्ञापन देने जाते हैं, यानी कोई भी एप्लीकेशन देने जाते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि सर मैं आपके संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ। संज्ञान में ये बात लाना मतलब कि मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, यानी किसी भी नई चीज के बारे में जानना संज्ञान कहलाता है। और जब आप नई चीजों के बारे में क्रमिक तौर पर सीखते जाते हैं तो इसे ही संज्ञानात्मक विकास बोला जाता है। अब आप कैसे सीखते हैं? आप सीखते हैं, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में आपने देखा था कि हम अपने ज्ञान के निर्माणकर्ता होते हैं। ज्ञान के निर्माणकर्ता यानी जो हमें पूर्व ज्ञान है, जो हम पहले से जानते हैं, उससे नए ज्ञान को जोड़ करके हम अपने ज्ञान को बढ़ाते जाते हैं। तो हम अपने ज्ञान को कब बढ़ाएंगे? जब हमारा जो पूर्व ज्ञान है उससे हम लोग तर्क वितर्क करेंगे कि ये उससे कोरिलेट हो रहा है, इस वजह से ऐसी चीजें हो रही हैं। उसमें हम लोग चिंतन भी करते हैं, उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तभी तो हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है। और ज्ञान में वृद्धि होना यानी संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही हमारा सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि बच्चों में स्वनियमन के लिए क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार, ये हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, पहला जो विकल्प है असंतुलन यानी कि डिसइक्विलिब्रियम, अनुकूलन यानी कि एडॉप्शन, और संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों जो टर्म है वो किसका है? वो जीन पियाजे का है। तो यहाँ पर तो हमारा उत्तर हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रश्न हमसे लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पूछा गया है। अब लेव वाइगोत्स्की के अनुसार स्वनियमन यानी सेल्फ रेगुलेशन के लिए निजी वाक यानी कि इनर स्पीच जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कल आपका सीटेट का एग्जाम है, तो आज रात में आप क्या करते हैं, आप खुद से बातें कर रहे होते हैं कि
कल मेरा एग्जाम है, मुझे ये डॉक्यूमेंट्स रख लेना है। आप खुद में मन में सोच रहे हैं कि मुझे एडमिट कार्ड रखना चाहिए, एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखना चाहिए, एक पेंसिल रख लेता हूँ, एक पेन रख लेता हूँ। ये सारी चीज़ें आप खुद से अपने मन में सोच रहे होते हैं और वो एक्टिविटी आप कर रहे होते हैं। मतलब आप सोचिए कि आप एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ रखेंगे और वो आईडी प्रूफ ले करके आप जो कपड़ा पहन करके जाएंगे या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे, जो भी फोल्डर लेकर के जाएंगे, उसमें रख रहे होते हैं। आप एडमिट कार्ड रख रहे होते हैं। तो जो चीज़ें आप सोच रहे होते हैं वो काम भी कर रहे होते हैं। बच्चे भी यही काम करते हैं। बच्चे को अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए किसी खिलौने से वो खेल रहा है तो बोलता रहता है कि हट जाओ नहीं तो मेरा गाड़ी आपको कुचल देगा, हट जाओ नहीं तो हाथी आ रहा है, इस प्रकार से चीज़ें। यानी उसके दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वहीं उसको बोल रहा है। अब बड़े भी यही करते हैं। बड़े के दिमाग में जो चीज़ चल रहा है उसी के अनुसार वो कार्य कर रहा है। जैसे सीटेट का आपका पेपर है तो आपके दिमाग में चल रहा है कि कल मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं और उसी के अनुरूप आप कार्य भी कर रहे हैं। बच्चे भी वही काम करते हैं, लेकिन बच्चे के अंदर ये क्षमता नहीं होती है कि वो मन में चीज़ों को सोच पाए। इसीलिए जो चीज़ें वो सोच रहे होते हैं उसको बोल देते हैं और इसी को जो लेव वाइगोत्स्की है वो निजी वाक या फिर इनर स्पीच बोलते हैं। और इसके माध्यम से वह अपने आप को क्या कर रहे होते हैं, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे होते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, आप भी तो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे हैं कि कल मुझे ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, तो आप वो डॉक्यूमेंट इकट्ठा कर रहे होते हैं, कलेक्ट कर रहे होते हैं। यानी अपने आप को क्या कर रहे हैं, रेगुलेट कर रहे हैं। बच्चे भी यही अपने आप को रेगुलेट करते हैं, लेकिन चूंकि वह उनमें क्षमता नहीं होती है कि वो मन में सोच पाए, इसीलिए उन चीज़ों को बोल देते हैं और इसी बोलने को निजी वाक कहा था लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 2 एप्रोप्रिएट आंसर है। अगले प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया गया है और दूसरा रीजन दिया गया और दोनों को पढ़ करके हमें सही विकल्प को चुनना है। देखिए ये प्रश्न जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के आधार पर पूछा गया है। तो थोड़ा सा लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में जान लेते हैं। इन्होंने बालकों पर यानी लड़कों पर नैतिक विकास किस प्रकार से होता है, इसके लिए कुछ बच्चों को इन्होंने एक कहानी सुनाई जिसमें हिंज की कहानी उसने सुनाई थी। उसमें उन्होंने बच्चों को ये सुनाया, बच्चों की एज 10 से लेकर के 16 साल के बीच में थी, बच्चों को उन्होंने ये सुनाया कि एक हिंज नाम का व्यक्ति था जिसकी पत्नी को कोई बीमारी हो गया था और उसके पड़ोस में कोई डॉक्टर रहता था। तो डॉक्टर ने एक बीमारी के इलाज के लिए पहली बार दवा बनाई और वो बीमारी थी हिंज के पत्नी को। अब हिंज की पत्नी को चूंकि वो बीमारी थी इसलिए वो डॉक्टर के पास जाता है कि मुझे वो दवा दे दीजिए। जब डॉक्टर को पता चलता है कि इसको दवा की नीड है तो वो क्या करता है कि दवा का दाम 10 गुना बढ़ा देता है। अब यहाँ पर उतने पैसे तो उसके पास थे नहीं, तो वो क्या करता है, रात में जाकर के चोरी कर लेता है। तो अब इसके बाद से जितने भी बच्चे थे जिसको ये कहानी सुनाई थी हिंज की कहानी जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने सुनाई थी, सभी बच्चों से एक एक करके वो पूछ रहे होते हैं अलग अलग एज पर, स्टेजेस पर, कि आप इस कहानी से क्या सीख लेते हैं। क्या यहाँ पर डॉक्टर की गलती थी कि अचानक से उस दवा का रेट बढ़ा देना, या फिर हिंज की गलती थी चोरी करना। तो इस नैतिक तर्कड़ा के माध्यम से वह बच्चों में किस प्रकार से नैतिक विकास होता है इसके बारे में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। इसके अंतर्गत वह 3 चरणों की बात करते हैं। कौन कौन सा चरण था? पहला प्री कन्वेंशनल जिसे पूर्व परंपरागत स्तर बोलते हैं, दूसरा कन्वेंशनल स्टेज और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। और तीनों स्टेजेज में वह 2-2 चरण बताए थे। पहला था सजा या आज्ञाकारिता का अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, आपके घर में भी होंगे, मान लीजिए 5 साल से नीचे, तो उन बच्चों के अंदर अभी नैतिक विकास नहीं हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए 2 भाई हैं, छोटे छोटे बच्चे, एक 4 साल का है, एक 3 साल का है। 4 साल वाले बच्चे को आप ला करके 10 टॉफ़ी दिए और बोले कि बेटा आप अपने छोटे भाई को इसमें से आधा टॉफ़ी दे दीजिएगा, वो नहीं देगा। उसे लगता है कि सारी टॉफ़ी मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी नैतिक विकास आया ही नहीं है, नैतिकता उसके अंदर है ही नहीं कि ये इसमें से मुझे आधा अपने छोटे भाई को देना है। लेकिन आपके बार बार कहने पर भी जब वो नहीं देता है, और अब अगर आप उसे कहते हैं तुम उसे आधे दो रहे हो या फिर मैं तुम्हें मारूं, तो जब उसके अंदर ये लगता है कि अब मुझे सजा मिल सकती है या फिर मेरी पिटाई हो सकती है, तो उसमें से कुछ टॉफी निकाल करके अपने छोटे भाई को दे देता है। यानी कि पूर्व परंपरागत में क्या होगा या फिर प्री कन्वेंशनल में क्या होगा, पहला स्टेज जो होता है सजा या आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यानी कि वह सजा से बचने के लिए नैतिक विकास के अंतर्गत उसमें से कुछ टॉफी निकाल करके देगा। यानी यहां पर नैतिकता कैसे आती है, सजा से बचने के लिए पहला चरण होता है। दूसरा चरण होता है टिट फॉर टैट वाला, यानी जैसे को तैसा। जैसे कि एक स्टेज ऐसा आएगा, जैसे मान लीजिए कि दो छोटे बच्चे हैं, एक ने किसी की पेंसिल तोड़ दी तो दूसरा भी क्या करेगा, उसकी पेंसिल तोड़ देगा। जब आप उससे पूछेंगे कि बेटा आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बोलेगा उसने भी तो मेरी पेंसिल तोड़ी है। यानी यहाँ पर भी नैतिकता बच्चों में नहीं है। वो ये सोचते हैं कि जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगा। ठीक है, ये होता है प्री कन्वेंशनल यानी कि पूर्व परंपरागत। और दूसरा होता है परंपरागत स्तर। इसमें भी 2 स्टेज होते हैं। पहला
अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में, मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आपके पड़ोस में मान लीजिए कि आपके हम उम्र बच्चे अगर सेम क्लास में पढ़ रहे होंगे और आपके से ज़्यादा नंबर उस बच्चे का आया होगा, तो आपके माता पिता बार बार आपको एग्जाम्पल देते होंगे कि देखो तुम दिन भर घूमते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, वो देखो उनका लड़का कितना अच्छा नंबर लेकर के आया है। तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम भी सोचते हैं कि यार उसकी बहुत तारीफ हो रही है, मोहल्ले में सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं, मेरी कोई तारीफ नहीं करता है, तो हम भी कहीं ना कहीं उसकी कॉपी करने लगते हैं। जैसे वो पढ़ाई करता है, जैसे वो चीज़ों को करता है, हम भी उसी प्रकार से उसकी कॉपी करने लगते हैं। इसे बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। यानी समाज जिसे स्वीकृति दे रहा है कि वो अच्छा लड़का है, उसी के अनुरूप हम बनने की कोशिश करने लगते हैं। इसे बोलते हैं अच्छा लड़का अच्छा लड़की। इसके बाद से इसी में जो दूसरा चरण होता है वो बोला जाता है कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें क्या होता है कि एक समय बाद हमें यह एहसास होने लगता है कि हम किसी की कॉपी बनने के लिए पैदा थोड़ी हुए हैं। जो चीज़ें होंगी हम कानून के दायरे में रहते हुए खुद से करेंगे, मतलब हम अपने लिए नियम खुद बनाएंगे, हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे बल्कि अपने लिए नियम खुद बनाएंगे। ठीक है। इसके बाद से जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होता है, जिसमें पहला जो चरण होता है वो होता है आपका सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। यहाँ पर स्टेज में आने के बाद से बच्चों को ये एहसास होने लगता है कि हम एक सामाजिक प्राणी है और हमें दूसरों का सहयोग करना चाहिए, तभी दूसरे हमारे भी सहयोग करेंगे। इसे बोलते हैं सामाजिक अनुबंधन। और इसका जो अंतिम चरण होता है, यानी तीसरे स्टेज का जो लास्ट आप कह लीजिए स्टेज होता है, वो होता है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि बालक जो है या फिर व्यक्ति जो है वह बिल्कुल ऊपर उठ जाता है समाज से। अब ये भले लोग मेरी सहायता करे या ना करे, लेकिन मैं लोगों की सहायता करूंगा, ये अभिविन्यास आ जाता है। इसी को ध्यान में रख करके अब उत्तर को ढूंढेंगे। पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझते हैं। इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और बदले जा सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो रूल्स हैं और जो लॉ है वो फ्लेक्सिबल है, जो कि क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। अभी मैंने अच्छा लड़का और अच्छी लड़की यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में जो दूसरा चरण बताया था, उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। इसमें बच्चा क्या होता है कि नैतिक तौर पर निर्णय अब दूसरों से वो प्रभावित नहीं हो रहा है कि वो अच्छा था तो मैं भी उसकी कॉपी करूंगा, बल्कि कानून के दायरे में और अपने लिए नियम स्वयं बनाने लगता है। यानी वो समझ जाता है कि जो नियम समाज ने बनाया है वो फ्लेक्सिबल है, वो नियम फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लीजिए मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। आप जानते होंगे कि जो रेड लाइट होता है उसे हमें तोड़ना नहीं चाहिए, ये नियम है। लेकिन मान लीजिए रेड लाइट के आगे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप ये इंतजार करेंगे कि रेड लाइट जब तक ग्रीन नहीं होगा मैं जाकर के उसकी हेल्प नहीं करूंगा? नहीं। यहाँ पर आपका नैतिक दायित्व ये है कि आप रेड लाइट तोड़ते हुए उसको जाकर के हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। यानी कि नियम और जो कानून बनाए गए हैं वो लोगों की सुविधा के लिए बनाए गए हैं, लेकिन अगर इसी नियम कानून की वजह से किसी को हेल्प नहीं मिल पा रही है समय पर, तो हम उस नियम को भी तोड़ सकते हैं। ये नियम फ्लेक्सिबल है, ये इस चरण में बताया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद से आर देखिए क्या बोला जा रहा है। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास का क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो इन्होंने बिल्कुल सही बात है, 3 स्टेजेस बताए थे और तीनों में 2-2 चरण बताए थे, तो ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ए और आर दोनों सही है, और जो आर है वो ए की सही तरीके से व्याख्या करता है, जो कि किसमें दिया गया, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। देखिए ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही तरीके से व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसके आगे के प्रश्नों को देखने के लिए आपको पार्ट 2, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, मेक श्योर कि आप जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर सभी वर्षों के ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पेपर हुए हैं उन सबका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।